फरेबी इश्क और इंतकाम, संजोग से बनी संगिनी सीजन 2, एपिसोड नंबर 4। अब तक आपने पढ़ा, रिया और दक्ष के बीच कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। दक्ष कावेरी को भी धोखा दे रहा था। जहां कावेरी आद्रिजा को दर्द देना चाहती थी, वहीं दक्ष के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। खैर, इस बीच जब रिया ने दक्ष को एक ऐसा प्लान बताया जिसे सुनकर दक्ष हैरान हो गया। आइए जानते हैं आखिर रिया के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है और वो दक्ष को क्या प्लान बताने वाली है। चलिए जानते हैं अब आगे। रिया ने जैसे ही अपनी बात कही तो रिया की बातें सुनकर दक्ष हैरान था। वो रिया की तरफ देख कर बोला। दक्ष बोला, दुल्हन कैसे बदल सकती है यार, डेस्टिनेशन वेडिंग है, कोई फिल्मी वेडिंग नहीं है कि दूल्हा चेंज हो गया या फिर दुल्हन चेंज हो गई। तभी रिया बोली, सिंपल है, हम पहले कावेरी की सच्चाई आद्रिजा के सामने लेकर आते हैं, जिससे आद्रिजा सोचने पर मजबूर हो जाएगी और वो तुमसे इतना प्यार करती है कि वो तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचेगी। इसलिए जब उसे लगेगा कि कावेरी तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच नहीं है, तो वो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, तो वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो बस मैं किसी भी तरीके से उसके दिमाग में ये बात घुसा दूंगी कि अब एक शादी ही लास्ट ऑप्शन है तुम्हें बचाने का, और उस दिन मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगी इनडायरेक्ट, ताकि सारा इल्ज़ाम आना भी हो तो आगे जाकर आदिजा के ऊपर आ जाए। तभी दक्ष बोला, तुम्हारा आइडिया है तो बहुत अच्छा, पर क्या ये काम करेगा? तभी रिया बोली, अरे मैंने बनाया है आइडिया, 100% काम करेगा। तुम तो बस अब ये सोचो कि तुम कावेरी के पिता को कैसे हैंडल करोगे, और क्या तुझे राठौर परिवार अपनाएगा अपने दामाद के रूप में। तभी रिया के यूँ सवाल पूछने पर दक्ष मुस्कुराने लगा और फिर मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देख कर बोला। दक्ष बोला, अरे ये तो सिंपल है, उन्हें मुझे अपनाना ही होगा क्योंकि आद्रिजा मुझसे प्यार करती है और आद्रिजा के कहने पर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक बार अगर मैं राठौर खानदान का दामाद बन गया तो फिर मुझे कावेरी या उसके बाप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात राठौर परिवार को, मुझे अपना दामाद मानना ही पड़ेगा। और एक बार मेरा नाम राठौर परिवार के साथ जुड़ गया ना, तो कावेरी क्या, उसके बाप की भी इतनी औकात नहीं कि वो मुझसे पंगा ले सके। मैं राठौर परिवार को अपने सामने झुकाकर अपना सारा लोन माफ़ करवा दूंगा और उसके बाद राठौर इंडस्ट्री में मेरा सिक्का आसानी से जम सकता है। फिर मैं आद्रिजा को जैसे चाहूँ वैसे मैनिपुलेट करके अपने काम के लिए कठपुतली की तरह नचा सकता हूँ। तभी रिया बोली, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, वैसे भी आज तक हर काम में तुम्हारा साथ दिया है। तभी दक्ष बोला, इसलिए तो तुम मेरी सबसे फेवरेट कज़न सिस्टर हो। तभी रिया बोली, ठीक है, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तभी दक्ष बोला, क्या चाहिए तुझे, बता। तो वहीं रिया दक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। रिया बोली, सुना है आद्रिजा के 3 भाई हैं, किसी एक से भी सेटिंग करवा दे मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तभी दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, एक बार आद्रिजा से मेरी शादी हो जाए फिर राठौर मेंशन में जाने का तेरा रास्ता साफ तो मैं करवा दूंगा। तभी रिया मुस्कुराते हुए बोली, ये हुई ना भाइयों वाली बात, तो अब हम दोनों हैं तो बहुत कमीने। तभी दक्ष बोला, हाँ फिर भी मेरी बहन है तू, जैसे मेरी ऐसी ही तो होगी। तो वहीं रिया ये बात सुनकर हंस पड़ी, लेकिन वो दोनों ही इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे कि कोई था जिसने उन दोनों की ये सारी बातें सुन ली थी। ना सिर्फ सुनी बल्कि अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी की हुई थी। रिया और दक्ष वहाँ से जा चुके थे, लेकिन कोई था जो उन दोनों को देखकर थोड़ा कंफ्यूज भी था, लेकिन कुछ सोच भी रहा था। वो इंसान कन्फ्यूज़न में खुद से बोला, वो इंसान बोला, लगा नहीं था कि ये इतना बड़ा नीच होगा। सही में मिस ब्लू आइज़ ने चुन चुन कर दोस्त बनाए हैं। उनका ये बेस्ट फ्रेंड उनके बारे में क्या सोच रहा है ये तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन जो ये चाहता है मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। दक्ष पोद्दार, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें आदिजा से शादी करने का, घोड़ी चढ़ने का। मैंने तुम्हें गधे पर ना बिठवा दिया ना तो मेरा नाम भी। इतना कहकर उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो इंसान चुप हो गया और वहाँ से अपने फ़ोन को मुस्कुराते हुए अपनी जेब में डालकर चुपचाप चला गया। खैर, दक्ष अपने कमरे में लेटा आद्रिजा के बारे में ही सोच रहा था कि वो कैसे भी करके आद्रिजा को मैनिपुलेट कर सके। वहीं आद्रिजा अपने कमरे में बेतहाशा रो रही थी, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कावेरी इस रिश्ते से खुश है। साथ ही में दक्ष भी कावेरी को बेहद पसंद करता है। उसने खुद को समझाया
और लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ज़रूरी नहीं हर किसी को उसका प्यार मिले और शायद आद्रिजा के लाइफ में कुछ और बेहतर लिखा हो। इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो किसी को भी अपनी इस फीलिंग के बारे में कभी नहीं बताएगी कि वो दक्ष से प्यार करती है, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी और कावेरी के बीच में कोई भी गलतफहमियां पैदा हो। आद्रिजा ने खुद को स्ट्रॉन्ग किया। वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। आद्रिजा सीधे समंदर के किनारे आई। उसने देखा कि रात बहुत सुंदर लग रही थी। समंदर किनारे का वो दृश्य, तारों से भरा आसमान आद्रिजा के दिल को सुकून दे रहा था। वो वहाँ पर बैठी कानों में ईयरफोन डाले अपने फ़ोन पर सॉन्ग सुनने लगी। वो वहाँ अकेली बैठी थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई इंसान उसके बगल में आकर बैठ गया है। आद्रिजा ने अपने बूट के पास छिपाए हुए एक चाकू पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसे निकालकर अपने बगल में बैठे इंसान पर वार करना चाहा ही था कि तभी सामने वाले इंसान ने बड़ी ही फुर्ती से आद्रिजा के उस वार को रोक दिया। इतना देखकर आद्रिजा ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो वो इंसान मुस्कुरा रहा था। वहीं आद्रिजा को नहीं पता था कि वो इंसान कौन है। वहीं अचानक हुए हमले को उस इंसान ने बड़ी फुर्ती से रोक लिया। उस इंसान के एक हाथ में आद्रिजा का हाथ था और दूसरे हाथ में आद्रिजा का दूसरा हाथ। आद्रिजा ने बड़ी बड़ी आंखों से उस इंसान को देखा तो वो इंसान मुस्कुराते हुए आद्रिजा से बोला। वो इंसान बोला, क्या बात है, अकेली बैठी हुई भी चौकन्नी हैं आप। कहाँ से हमला हो जाए इस बात का बखूबी ध्यान रहता है तुम्हें। तो वहीं आद्रिजा बोली, हाँ, बस दुख इस बात का है कि मेरा एक वार खाली चला गया। तभी वो इंसान बोला, तुम्हें वार करना आता है। तो वहीं आद्रिजा बोली, हाँ, सिर्फ जिंदा चीज़ों पर। ज़रा हाथ छोड़ो तो तुम्हें इसका डेमो भी दिखा देती हूँ। तो वह इंसान मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुमने तो मुझे पहले ही मार दिया है अपनी कातिलाना अदाओं से, अब तो मैं तुम्हारे हाथ से ये खंजर भी खाने को तैयार हूँ। तभी आद्रिजा बोली, तुम मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे। तभी वो लड़का बोला, बस तुम्हारा नाम और तुम्हारा फ़ोन नंबर। तभी आद्रिजा बोली, ना तुम्हें मेरा नाम मिलने वाला है मिस्टर खुराना, और ना ही तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर मिलेगा। तो बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, और हाँ, दोबारा अगर ऐसी हरकत करी तो ये खंजर तुम्हारे गले के आर पार होगा। तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अजी गले के क्या, आप तो सीधे सीने पर वार करिए। ये रहा मेरा दिल, ये रहा खंजर, चलाइए और एक ही बारी में किस्सा खत्म कर डालिए। अब आपको हमारे एहसासों की कदर नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे जीने का। तभी आद्रिजा बोली, सच में कितने बड़े चिपकू हो तुम। तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो मैं चिपकू बनने को भी तैयार हूँ, ब्यूटीफुल ब्लू आइज़। तभी आद्रिजा चिढ़ते हुए बोली, तुम बंद करो अपनी हरकतें, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अरे हमने तो आपको अपने आप को पूरा ही पहले ही सौंप दिया है। अब आप चाहे आंखें नोचें या मेरा मुंह, हम तो आपके ही हैं। आद्रिजा ने अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और फिर गुस्से से वहीं पर रुद्राक्ष को इग्नोर करके बैठ गई। तभी रुद्राक्ष उसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, अच्छा ठीक है, नहीं करते हैं आपको परेशान, पर आप कुछ समय तो बिताइए हमारे साथ। मैं कौन सा आपको खा रहा हूँ, इतना इरिटेटिंग भी नहीं हूँ मैं। तभी आद्रिजा बोली, आप कितने इरिटेटिंग हैं या नहीं मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं आपकी इरिटेटिंग स्वभाव पर पूरी किताब लिख सकती हूँ। तभी रुद्राक्ष बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए आप हम पर कुछ तो लिखना चाहती हैं, फिर चाहे वो किताब हमारे इरिटेटिंग स्वभाव पर ही क्यों ना लिखी जाए। इसी बहाने आप हमारे बारे में सोचेंगी तो सही। तभी आद्रिजा बोली, बस करो प्लीज़, मैं इस समय बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं हूँ, तुमसे बहस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी रुद्राक्ष बोला, ठीक है, हम आपका मूड तंदुरुस्त कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, चॉकलेट खाओगी। इतना कहकर रुद्राक्ष ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसे आद्रिजा को देते हुए कहा। रुद्राक्ष बोला, ये लीजिए चॉकलेट। आद्रिजा ने रुद्राक्ष को इग्नोर किया। रुद्राक्ष ने जब दोबारा उसे चॉकलेट ऑफर की तो आद्रिजा गुस्से से घूरती हुई रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। तो वहीं रुद्राक्ष फिर से आद्रिजा की तरफ देख कर बोला, अरे डरिए मत, कुछ नहीं मिला हुआ है इसमें। वैसे भी मेरे पास 2 चॉकलेट हैं, एक आपकी एक मेरी, ले लीजिए। इसमें कुछ भी मिलाकर आपको किडनैप करके अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा मैं। तभी आद्रिजा बोली, इतनी हिम्मत भी नहीं है आपकी। तभी रुद्राक्ष बोला, अच्छा इतना भरोसा है आपको मुझ पर। तभी आद्रिजा बोली, तुम पर नहीं, मुझे खुद पर बहुत भरोसा है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम मुझे हाथ लगा सको। हाथ तोड़ कर रख दूंगी तुम्हारे, समझे। तभी रुद्राक्ष बोला, ये हुई ना बात शेरनी वाली, हाँ तो ये लीजिए आपकी चॉकलेट। इतना कहकर रुद्राक्ष ने आद्रिजा को चॉकलेट दी और आद्रिजा ने रुद्राक्ष के हाथों से बिना कुछ कहे वो चॉकलेट ले ली।
वो दोनों आराम से चॉकलेट खा रहे थे। तभी रुद्राक्ष बातों को शुरू करते हुए फिर से बोला। रुद्राक्ष बोला, वैसे अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए, पर मेरा ऐसा मानना है कि किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तभी आद्रिजा बोली, मुझे पसंद नहीं अपनी बातें किसी के साथ भी शेयर करना। तभी रुद्राक्ष आद्रिजा से बोला। रुद्राक्ष बोला, कभी कभी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं मिस। तभी आद्रिजा बोली, मैं बदलना नहीं चाहती हूँ। तभी रुद्राक्ष बोला, ये क्या बात हुई भला? बदलाव तो प्रकृति का नियम है, और अगर बदलोगी नहीं तो लोग आप पर हावी हो जाएंगे। तो वहीं जैसे ही आद्रिजा ने रुद्राक्ष की इस बात को सुना तो उसकी निगाहें रुद्राक्ष की निगाहों से जा टिकी। रुद्राक्ष फिर मुस्कुराते हुए आद्रिजा से एक बार फिर बोला। रुद्राक्ष बोला, सच है ये, अगर आप बदलोगी नहीं तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे या फिर ढीठ समझेंगे, और फिर आप चाहे कितना ही ढीठ बनने की कोशिश क्यों ना करें, पर आप कमज़ोर हैं। आपको ज़रूरत है किसी ऐसे की जो आपको समझ सके, जो आपकी आंखों में आई नमी को पहचान सके कि वो नमी हंसी के कारण आई है या फिर गम के कारण। तभी आद्रिजा बोली, तुम सच में बिजनेसमैन ही हो ना? तभी रुद्राक्ष बोला, क्यों, कोई शक है क्या तुम्हें? तभी आद्रिजा बोली, शक है इसलिए पूछा, बातें तो सारी फिलोसोफर वाली करते हो तुम। तो वहीं रुद्राक्ष ये सुन खुद के कॉलरों को उठाते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, अरे ये तो मेरा टैलेंट है। तभी आद्रिजा बोली, तुम किसी भी सिचुएशन को इतने अच्छे तरीके से क्यों डिफाइन करते हो रुद्राक्ष? ना मैंने तुमसे मदद मांगी कि मुझे सपोर्ट करो, और ना ही मैं तुम्हारे पास आई कि आओ मुझसे बात करो, तो तुम ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आद्रिजा के सवालों को सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुरा रहा था, पर फिर वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ आद्रिजा की ओर देख कर बोला। रुद्राक्ष बोला, पता नहीं, जनरली मैं ऐसा हूँ नहीं इतना, जाने क्यों तुम्हें देखा तब से तुम्हारे बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। हाँ, ये गलत है कि मैं रैंडमली किसी टपोरी लड़के की तरह एक लड़की के पीछे हाथ धोकर लगा हुआ हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। गलत मत समझना, पर हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। तभी आद्रिजा बोली, ठीक है मिस्टर खुराना, पर मुझे ज़बरदस्ती की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी लाइफ में चुनिंदा दोस्त हैं, और जो हैं वो बहुत ख़ास हैं। तो जो तुम ज़बरदस्ती मेरे दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हो वो कोशिश मत करो। मैं ज़बरदस्ती दोस्त नहीं बनाती हूँ। तुम मेरे लिए ख़ास नहीं हो, होते तो शायद हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, पीछा तो नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तभी आद्रिजा मुस्कुराते हुए बोली। आद्रिजा सिंह राठौर को खुद के अलावा किसी और की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए आद्रिजा से बोला। रुद्राक्ष बोला, क्या बात है, तुमने बिना कहे अपना नाम बता दिया। तो आद्रिजा नाम है तुम्हारा, वैसे क्या मतलब होता है इस नाम का? तभी आद्रिजा मुस्कुराते हुए बोली, क्या करोगे मतलब जानकर? तभी रुद्राक्ष बोला, बस ऐसे ही जान लूँगा तो क्या ही हर्ज हो जाएगा। तभी आद्रिजा बोली, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है। तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुम जीतना चाहती हो तो बता दो, तुम्हारे लिए तो मैं 1000 बार हारने को भी तैयार हूँ। तो वहीं जैसे ही आद्रिजा ने यह सुना तो यह सुनकर आद्रिजा हल्की मुस्कुराई और वहाँ से उठते हुए जाने को हुई, तो तभी रुद्राक्ष उसे रोकते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, जाते जाते एक बात तो बताती जाओ। आद्रिजा ने कुछ नहीं कहा, वो पीछे मुड़ी। उसने रुद्राक्ष को देखा तो रुद्राक्ष फिर बोला, यही कि अब हम दोस्त हुए? तभी आद्रिजा बोली, कभी नहीं। तो वहीं इतना कहकर आद्रिजा बिना रुद्राक्ष की तरफ कोई भाव दिए वहां से जा चुकी थी। उसे यूं जाता देख रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्राक्ष खुद से ही मुस्कुराते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, दोस्त ना सही, हम सफ़र ही सही, हमदर्द ही सही और हमदम ही सही, क्योंकि बनूंगा तो सब कुछ मैं ही तुम्हारा और तुम मेरी। आज की रात सचमुच मुझे काफ़ी अच्छी नींद आएगी। सालों बाद किसी ऐसे की तलाश में खुद को रोक लिया है जिसे सिर्फ मेरा होना है। इतना कहकर रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए खुद से बातें करता अपने कमरे में चला गया। वहीं आद्रिजा कमरे में बैठी रुद्राक्ष की कही सारी बातों को याद कर रही थी और फिर कुछ बातें याद करके मुस्कुराते हुए खुद से बोली। आद्रिजा बोली, सचमुच किसी भी एंगल से नहीं लगता कि रुद्राक्ष खुराना इतना बड़ा बिजनेसमैन है, और हरकतें टपोरियों वाली। भगवान जाने ये लड़का कब मेरा पीछा छोड़ेगा।
खैर आद्रिजा, जो अभी तक कावेरी और दक्ष के बारे में सोच रही थी, उसके दिमाग से वो दोनों ही पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। उसके दिमाग में इस समय सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष चल रहा था, जिसे याद करके ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। वो बदलाव था शताक्षी और वेदांत की जिंदगी में। जहां शताक्षी वेदांत के साथ काम कर रही थी, इस बात ने पूरे बिजनेस वर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया था। वहीं कोई इंसान था जो शताक्षी के इस फैसले से नाखुश था। वो कोई और नहीं, वो इंसान बल्कि दिग्विजय राणा था। दिग्विजय राणा के बारे में राठौर फैमिली जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि सालों पहले हुए हत्याकांड में दिग्विजय राणा का भी उतना ही हाथ है जितना कि उसके साले का है। वहीं दिग्विजय राणा इस बात से डरा हुआ था कि कहीं शताक्षी के वेदांत सिंह राठौर के साथ काम करने से सालों पुराना दबा हुआ राज सबके सामने ना आ जाए। इसलिए वो नहीं चाहता था कि शताक्षी वेदांत के साथ काम करे। तो वहीं शताक्षी अपने पिता के इस सच से अनजान जिद पर अड़ी हुई थी कि वो इस प्रपोजल को किसी कीमत पर नहीं ठुकराएगी। खैर, जहां राठौर फैमिली इस बात से अनजान थी कि सालों पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें सिर्फ दिग्विजय राणा ही शामिल नहीं था, बल्कि उसके साथ और असली खिलाड़ी कोई और भी था। जहां दिग्विजय राणा को ये लगता था कि इस खेल का बादशाह वही है, वहीं ये सबसे बड़ी उसकी गलतफहमी थी। खैर, राठौर फैमिली में ये राज सिर्फ और सिर्फ रूही का, शिवांग और रजावत परिवार जानता था। बच्चों को अभी तक इस राज के बारे में भनक तक नहीं थी, लेकिन वेदांत, उसे ये राज उस दिन मालूम हुआ जिस दिन घर में उसके अलावा कोई नहीं था। सालों पहले दफन राज उसे राठौर मेंशन में जाकर पता चला, जिसे याद करके आज भी वेदांत की आंखों में गुस्सा साफ झलक आता था। वो रात थी रुद्र और काशी की बरसी की रात। उस दिन रोहिका, शिवांग और रजावत फैमिली सभी बनारस गए हुए थे। वो हर साल इस दिन बनारस जाते थे, जहां से काशी और रुद्र की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। इस दिन को याद करते ही उनके चेहरे पर रुद्र और काशी की प्रेम कहानी का सुकून साफ नजर आता था। घर वालों के जाते ही वेदांत अपने मन में उमड़ रहे सवालों की खोज में निकल पड़ा। एक रात पहले उसने सिर्फ एक नाम सुना था और उस नाम ने उसके दिमाग में कई सवाल पैदा करे। काम से देर रात लौटने के कारण वेदांत बिना किसी आवाज के सीधे अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रूहिका और शिवांग के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। वो पता करने के लिए उनके कमरे की तरफ गया ही था कि दरवाजे पर खड़े वेदांत को अंदर की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। दरवाजा हल्का खुला था, जिस बात की भनक अंदर बैठे किसी भी इंसान को नहीं थी। वेदांत ने जैसे ही ये देखा कि अंदर कमरे में सिर्फ रूहिका और शिवांग ही नहीं, बल्कि वैदेही जी, आशीष जी भी हैं, ये देखकर तो वह हैरान था। वहाँ शशांक भी मौजूद था। शशांक ने जब शिवांग से ये कहा कि दिग्विजय राणा वापस से इंडिया आने वाला है, ये सुनकर शिवांग का चेहरा कठोर हो गया। तभी दरवाजे पर खड़े वेदांत ने जैसे ही दिग्विजय राणा का नाम सुना तो उसके दिमाग में अनेक सवाल पैदा होने लगे और बात को और जानने की इच्छा प्रबल हो गई। इसलिए वो दरवाजे पर खड़ा रहा और उसने अंदर चल रही सारी बातों को धीरे धीरे करके सुना। पर से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाएगी कि आखिर वेदांत को दिग्विजय राणा का सच कैसे पता चला। अंदर के दृश्य में ऐसा क्या हो रहा था जिसे सुनकर वेदांत इतना चौंक गया था। अंदर का दृश्य, कमरे में शिवांग ये सुनते ही हैरान हो गया। उसके कठोर चेहरे को देखकर रूहिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली। रूहिका बोली, क्या सोच रहे हो तुम शिवांग? मुझे लगता है दिग्विजय राणा ठीक उसी समय इंडिया आएगा जब उत्तराधिकारी के बारे में घोषणा की जाएगी। तो वहीं शिवांग रूहिका की ये बात सुनकर बोला, उत्तराधिकारी के बारे में घोषणा करने के बावजूद उसे क्या फायदा? उसका तो एक बेटा था और वो भी मर गया, तो अब वो राजगद्दी पर किसे बैठाएगा? खुद की इतनी उम्र रही नहीं है उसकी कि खुद राजगद्दी पर बैठकर हुक्म चला सके। तभी शशांक बोला, तो इंडिया आने के पीछे उसका क्या मोटिव है? सुना है उसकी एक बेटी भी है। तभी शिवांग बोला, एक नहीं 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी को उसने आज तक किसी के सामने आने ही कहा दिया है। तो वहीं जैसे ही शिवांग ने यह कहा तो ये सुनकर शशांक बहुत ज़्यादा हैरान था और बाकी सभी लोग भी बहुत हैरान थे। तभी आशीष जी उन दोनों की तरफ देख कर बोले, हाँ, मुझे लगता है शिवांग बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जिस समय दिग्विजय राणा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर गया था, उस समय उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और एक हादसे में जब उसकी मौत हुई तो सभी ने ये समझा कि उसकी बीवी और उसका होने वाला बच्चा दोनों ही मर गए हैं। तभी शिवांग बोला, सुना तो सबने ठीक था, या यूं कहो सबको यही सुनाया गया। दरअसल उस हादसे में 2 मौतें तो हुई थी, लेकिन बताई 3 गई थी। तभी आशीष जी बोले, इसका मतलब दिग्विजय राणा ने सबसे झूठ कहा है? तो वहीं शिवांग बोला, हाँ, दिग्विजय राणा ने सबसे झूठ कहा। उसके बेटे और उसकी पत्नी की मौत हुई थी
पर अस्पताल में ले जाते उसकी बीवी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। शिवांग ने जैसे ही ये कहा तो सब ये सुनकर हैरान थे। तभी शशांक बोला, तो उसने बेटी को सबसे छुपा कर क्यों रखा हुआ है, अपनी बड़ी बेटी की तरह? तभी शिवांग बोला, उसकी बड़ी बेटी है ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी बड़ी बेटी कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और छोटी बेटी की सारी डिटेल्स उसने दुनिया से छुपा कर रखी हुई हैं और वो बस एक सही मौके के इंतज़ार में है कि कब वो अपनी दूसरी बेटी को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करे। अब मुझे बस उसका एक मकसद जानना है कि वो अपनी छोटी बेटी को दुनिया के सामने क्यों इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, जबकि करवाना तो उसे बड़ी बेटी को चाहिए। तभी शशांक बोला, हो सकता है इसके पीछे उसकी कोई चाल हो। तभी शिवांग बोला, बस मुझे इस चाल का ही तो पता करना है। तभी शशांक बोला, पर एक बात समझ में नहीं आई, तुझे ये डिटेल्स पता कैसे चली? तभी शिवांग बोला, बस पता चल गई, बिजनेस में एक्टिव कम हूँ, सारा काम अपने बच्चों को सौंप दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पुराने कॉन्टैक्ट भी त्याग दिए हैं मैंने। आज ही पता चला कि दिग्विजय राणा अपनी बेटी को जल्द ही बिजनेस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाने वाला है और उसकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। तभी शशांक बोला, क्या नाम है उसकी लड़की का? तभी शिवांग बोला, बड़ी बेटी का नाम तो मुझे नहीं पता, पर छोटी बेटी का नाम पता चल गया है, सताक्षी राणा। यह सुनकर शशांक बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिग्विजय राणा अपनी बेटी को हथियार बनाने वाला है? तभी शिवांग बोला, वो चाहे अपनी बेटी को हथियार बनाए या खुद को, बस एक बार मुझे उसके खिलाफ सारे सबूत मिल जाएं, फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सबूत तो हमें जो चाहिए वो सबूत उसने आज तक पता नहीं कहाँ छुपाए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है सिर्फ वही नहीं, उसके साथ ऐसे कई और राज और कई ऐसे चेहरे हैं जो छुपे हैं और अभी दफन हैं। शशांक की बात सुनकर शिवांग शशांक की ओर देखकर कुछ सोचते हुए बोला। शिवांग बोला, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो शशांक, और शायद इसी डर की वजह से मैंने आज तक बच्चों से ये बात छिपा कर रखी हुई है, क्योंकि उन्हें पूरा सच पता चलना ज़रूरी है। और पूरा सच तो हम में से कोई नहीं जानता सिवाय रुद्र भाई के, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक वही है जो जानते थे कि दिग्विजय राणा के काले चिट्टे राज और वो फाइल उन्होंने कहाँ रखी हुई है पता नहीं। तभी शशांक बोला, कोई बात नहीं शिवांग, जो होना था वो हो गया। वैसे भी बिजनेस के मामले में वेदांत, व्योम और हमारा अनंत तीनों ही दिग्विजय राणा की सोच से भी परे हैं। तभी शिवांग बोला, जानता हूँ, पर डर है कि अगर वेदांत को ये सच पता चल गया तो ना जाने वो क्या करेगा। तभी रूहिका बोली, तुम भी ना शिवांग, देखा नहीं कैसे बच्चों जैसी हरकतें करता है वो। मुझे तो डर ये है कि कहीं व्योम को ये सच ना पता चल जाए और व्योम कुछ ना कर दे। तभी शिवांग मुस्कुराया और बोला, नहीं रूहिका, वेदांत मेरी औलाद है, मेरा खून है वो, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, मानो वो अपने अंदर कुछ और ही सोच रहा हो। रूहिका शिवांग की ये मुस्कान देखकर थोड़ा परेशान हो गई। शिवांग की ये मुस्कान देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तभी रूहिका बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा शिवांग, कि मैं अपने बेटे को नहीं पहचानती? तभी शिवांग बोला, हाँ, यही समझ लो कि तुम अपने बेटे को नहीं पहचानती। वो मेरी परछाई है रूहिका, जैसा मैं हूँ वैसा वेदांत। मुझे तो जानती हो ना तुम। जैसे ही रूहिका ने यह सुना तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। रूहिका बोली, नहीं शिवांग, ऐसा नहीं हो सकता। तभी शिवांग बोला, वेदांत ऐसा है जो अपने अंदर कई राज दफन कर सकता है और उसके चेहरे पर ना एक शिकन भी नहीं आएगी। इसलिए ये राज मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ वेदांत के कारण। नहीं तो अनंत और व्योम इतने मिस्टीरियस नहीं है जितना वेदांत है। वह दिग्विजय राणा को हमारे सामने मार डालेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। वो सताक्षी राणा की पूरी जिंदगी तबाह कर डालेगा और हमें भनक तक नहीं लगेगी। हमारी भी एक बेटी है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि दिग्विजय राणा के कर्मों की कोई भी सज़ा उसकी बच्चियों को मिले। इसलिए मैंने आज तक ये भनक भी नहीं लगने दी है किसी को कि उस दिन जो कुछ भी हत्याकांड हुआ था उसमें किस किस का हाथ है। सालों पहले हुए हादसे के बाद मैंने सारे राज राठौर मेंशन में ही दफन कर दिए। हम रजावत मेंशन में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों पर, खास करके वेदांत पर, उस दिन की काली परछाई पड़े। नहीं तो वेदांत सब तबाह कर डालेगा। बेशक वो खून मेरा है, पर तबाही के मामले में वो रुद्र भाई पर गया हुआ है। तभी रूहिका बोली, कब तक छुपा कर रखेंगे हम ये सच शिवांग, बताओ आखिर। तभी शिवांग रूहिका से बोला। शिवांग बोला, बस उत्तराधिकारी की घोषणा जिस दिन होगी उसके एक दिन पहले मैं ये सारा सच हमारे सभी बच्चों को बताऊंगा। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके बारे में और बच्चों के माँ बाप के मौत की राज तो उन्हें बाद में पता चलेगा। मैं नहीं चाहता कि अभी हमारे बच्चे दुश्मनों के बारे में जाने। बस अब इस बारे में हम में से कोई बात नहीं करेगा। दीवारों के भी कान होते हैं, याद रखना।
हमने सालों पहले राठौर मैंशन क्यों छोड़ा? क्यों उस आग की तबाही के बाद भी हमने राठौर मैंशन को फिर से ठीक करने के बावजूद भी वहाँ रहना ठीक नहीं समझा? ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच रहनी चाहिए और किसी के बीच नहीं। मम्मी, पापा, अब आप लोगों को आराम करना चाहिए और इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। हम लोग हैं सब संभालने के लिए। तभी आशीष जी बोले, इसलिए तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ। हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश करी है। इन सभी जिंदगियाँ बच्चों की परवरिश पर लगा दी हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और शशांक सब संभाल लोगे। तभी शिवांग बोला, इसलिए तो हम लोग निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चों को एक बेहतरीन परवरिश मिल रही है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका सानिध्य मिल रहा है। ये सुनकर आशीष जी मुस्कुरा उठे। वेदांत दरवाजे पर खड़ा ये सब सुनकर जम चुका था, लेकिन इससे पहले अंदर के सभी लोग कमरे से बाहर आते उससे पहले ही वेदांत वहां से निकल गया। लेकिन शिवांग की कही एक एक बात उसके दिमाग में गहरा असर डाल चुकी थी। अब बस उसे उस राज का पता करना था जो राज अब तक उससे छुपा हुआ था, और इसका पता तो उसे सिर्फ कल ही पता चल सकता था जब सब लोग बनारस के लिए निकलते। अब बस उसे इंतजार था तो आने वाली अगली सुबह का। यह रात वेदांत ने जागते हुए काटी। अपने लैपटॉप पर रुद्र और काशी की उसने सारी डिटेल्स निकाली, पुराने आर्टिकल्स देखे, साथ ही में दिग्विजय राणा कौन है, क्या करता है, इसकी डिटेल्स निकालने के लिए वेदांत ने अपने सबसे खास आदमी से कह दिया। अब बस वेदांत सिंह राठौर को हर एक एक कड़ी जाननी थी जो उससे छिपाई गई, और इसी कड़ी में उसे पता चला दिग्विजय राणा का सच। अफवाह के कारण ही सही, पर रुद्र और काशी के पीछे दिग्विजय राणा का हाथ है, ये बात वेदांत को न्यूज़ आर्टिकल से मिल चुकी थी। हालांकि कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण इन आर्टिकल्स को झूठा बता दिया गया, लेकिन अपने पिता की बात सुनकर वेदांत समझ चुका था कि चाहे आर्टिकल्स को झूठा करार क्यों ना कर दिया गया हो, पर सच में दिग्विजय राणा ही इन सब हत्याकांड का असली मुजरिम है और असली मास्टरमाइंड है। ये बात वो समझ चुका था। अब बस वेदांत सिंह राठौर को दिग्विजय राणा से बदला लेना था, जिसके कारण उसका पूरा परिवार आज तक दुख झेल रहा है। वेदांत ने दिग्विजय राणा की हर छोटी से छोटी डिटेल्स निकलवाई, पर डीजे के परिवार और उसकी ज़िंदगी में अभी भी ऐसे अनजाने और अनदेखे राज थे जिसके बारे में वो जानता नहीं था। उसके परिवार के ऐसे राज जिसे सिर्फ दिग्विजय राणा ने अपने जहन में दफन करके रखे हुए हैं, जिसका जिक्र भी उसने किसी के सामने नहीं किया है। वहीं शताक्षी को देखकर वेदांत को बार बार वो दिन याद आता जिस दिन उसे सच्चाई मालूम हुई, और वह अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से काबू कर पाता। खैर, शिवांग और पूरे परिवार के बनारस जाते ही वेदांत सीधे राठौर मैंशन के लिए निकल गया। राठौर मैंशन में वो इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि वहाँ उसे सालों पुराना दफन सच पता चलेगा। खैर, अब उसे ये फाइल ढूंढनी है जिसमें रुद्र ने दिग्विजय राणा के काले कारनामों को दफन करके रखा हुआ था, लेकिन वो फाइल राठौर मैंशन में तो नहीं होगी। इस बात का वेदांत को यकीन था, क्योंकि उस आग के कांड के बाद राठौर मैंशन को फिर से बनाया गया, इसलिए अगर वो फाइल मिलनी होती तो सालों पहले मिल चुकी होती। वेदांत को अभी वो फाइल ढूंढनी थी जिसमें उस दिन क्या हुआ था इसके बारे में था, जिसे शिवांग ने छिपा कर रखा हुआ था। शिवांग की बातों से वेदांत को इतना तो पता चल चुका था कि शिवांग अपने भाई रुद्र से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, और हो ना हो शिवांग ने वो फाइल रुद्र के कमरे में ही कहीं छुपा कर रखी हुई है, जिस कमरे में जाने की मनाही थी सबको। इसके बारे में सोचते सोचते ही शिवांग सीधे उसी कमरे में गया तो उसने देखा वहाँ ताला लगा हुआ है। ये देखकर वेदांत के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई। वेदांत खुद से ही बोला, वेदांत बोला, सच में डैड ने बिल्कुल सही कहा था, हूँ तो मैं उन्हीं के जैसा। पर डैड, आप भूल गए, जब मैं आपके जैसा हूँ तो मेरे अंदर दिमाग भी तो आपके जैसा ही होगा। आप चाहे कितने ही ताले क्यों ना लगा लो, पर चाबी के डुप्लीकेट्स तो मैं बना ही सकता हूँ। इतना कहकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वेदांत ने अपनी डुप्लीकेट की निकाली और सीधे ताले पर लगा दी। ताला खुल गया, जिसे देखकर वेदांत के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन साफ नजर आ रहा था। वेदांत ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर देखा तो उसे कमरे में एक भीनी भीनी खुशबू महकने लगी। बेशक राठौर मैंशन में कोई नहीं जाता था, लेकिन शिवांग हर हफ्ते राठौर मैंशन में साफ सफाई करवाता था, इसलिए हर कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। वेदांत रुद्र के कमरे में पहली बार आया तो उसने रुद्र का कमरा देखा तो वो देखता ही रह गया। बच्चों के बचपन की तस्वीरें, काशी और रुद्र की तस्वीरें, दोनों की शादी की तस्वीरें, पूरे परिवार की तस्वीरें, तस्वीरों से कमरा भरा हुआ था। तस्वीरों को देखकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वेदांत ने पूरे कमरे को अच्छे से निहारा और एक एक तस्वीर को गौर से देखा। पूरा कमरा बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही सलीके से सजाया हुआ था।
रुद्र और काशी की यादें उस कमरे में साफ नजर आ रही थी। वेदांत के चेहरे पर मुस्कान थी। एक पल के लिए तो वो भूल ही गया था कि वो यहाँ किस काम के लिए आया हुआ है। पर फिर अचानक उसे ध्यान आया कि अभी इस कमरे को निहारने से ज़्यादा ज़रूरी है वो ढूंढना जिसके लिए उसने ये कमरा इतने बड़े रिस्क पर खोला हुआ है। वेदांत ने उन तस्वीरों से भरे कमरे को देखा तो वह खुद से बोला। वेदांत बोला, ये था मेरा परिवार, सुकून से और खुशियों से भरा हुआ, पर एक तबाही ने मेरे पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया, और अब मैं उसके पूरे परिवार को तबाह न कर दूं तो मेरा नाम भी वेदांत सिंह राठौर नहीं। वेदांत ये बातें करते करते ही पूरे गुस्से में आ चुका था। वेदांत ने पूरा कमरा छान मारा पर उसे कुछ न मिला। वो थक हार कर बैठा ही था कि तभी उसे रुद्र और काशी की शादी की बड़ी सी तस्वीर दिखी जिसमें वो दोनों सीरियस थे। यह तस्वीर रैंडमली क्लिक की गई थी, लेकिन उनका ये पोज बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो तस्वीर रुद्र ने बड़ी बनवाई थी। वही काशी और रुद्र जब जब उस तस्वीर को देखते तो उनके चेहरे पर हंसी आ जाती थी। वो अपनी शादी वाला दिन याद करने लगते, लेकिन ये तस्वीर उनके लिए बेहद खास थी। शादी चाहे जैसी भी क्यों ना हो, पर यह शादी बेहद खास बनी थी उनके लिए। एक ऐसा रिश्ता जुड़ा था उनके बीच जो रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए बन गया था। वेदांत के आंखों में आंसू थे। वह आंखों में आंसू लिए उस तस्वीर को देखते हुए बोला। वेदांत बोला, बड़ी माँ, बड़े पापा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मैंने पूरा कमरा छान दिया है पर मुझे वो फाइल नहीं मिल रही। तभी उसकी नज़र उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। उसने महसूस किया कि तस्वीर हल्की सी टेढ़ी है। वेदांत फिर खुद से बोला, सारी तस्वीर सीधी है पर यह तस्वीर टेढ़ी कैसे हो गई? लगता है लास्ट टाइम जो साफ सफाई की थी उसी में ये तस्वीर साफ करने के बाद अच्छे से लगाई नहीं। खैर छोड़ो, मैं ही कर देता हूँ। यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, क्या पता किसी और कमरे में हो। पापा के कमरे में जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वेदांत ने उस तस्वीर को सीधा किया ही था कि तभी उसे महसूस हुआ कि वो तस्वीर सीधी करते ही एक अनजाने लॉक को टच कर चुकी है। वेदांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही तस्वीर गोल करके घूमने लगी। वेदांत ने देखा कि तस्वीर के घूमते ही उसके पीछे छिपी हुई खास सीक्रेट तिजोरी खुल चुकी थी। वेदांत हैरान था लेकिन खुश था। तभी वेदांत बोला, इसका मतलब इस तस्वीर का पैटर्न ही ऐसा है। पर उसे महसूस हुआ कि पैटर्न ऐसा नहीं है, तस्वीर है तो सीधी ही, लेकिन गलती से वेदांत ने वो बटन दबा दिया था जिसकी वजह से वो तिजोरी खुल चुकी थी। वेदांत ये देखकर मुस्कुरा उठा। जाने अनजाने में ही सही, पर उसे वो राज पता चल चुका था। उसने वो तिजोरी खोली तो उसे वहाँ फाइलें रखी हुई दिखी। वेदांत के चेहरे पर मुस्कान थी। वेदांत ने दोनों फाइलें निकाल कर उसके बाद अपने फ़ोन में उन सारी फाइलों की पिक्चर्स ली, एक फोल्डर बनाया और फिर वापस से सारी फाइलों को देखने लगा। उसके बाद जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता जाता उसके चेहरे के भाव बदलते जाते। फाइल पूरी कंप्लीट पढ़ने के बाद उसे सारा सच पता चल चुका था। दिग्विजय राणा की डिटेल्स, उस महायज्ञ के बारे में, उसमें हुए हर एक हत्याकांड के बारे में, कि वो सब कांड हुआ कैसे, कब हुआ, कितने लोग मरे, उनका परिवार कैसे मरा, रुद्रकाशी का आग हत्याकांड, सब कुछ। ये देखकर वेदांत की आंखों में आंसू बहने लगे। वो पहली बार ही था जब वेदांत की आंखों में से आंसू निकले थे। इससे पहले वेदांत कभी नहीं रोया था। सच जानते ही वेदांत का मकसद तय हो चुका था। वो मकसद था राणा परिवार से बदला लेना और उन सारे चेहरों का पता करना जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो अपने हो, पराए हो, दोस्त हो या दुश्मन हो। वेदांत फाइलों को वापस रखकर तिजोरी को लॉक करके और सारे कमरे की सेटिंग जैसे थी वैसे ही करके कमरे में आ चुका था। बिना किसी को पता चले वो रातों रात राठौर मैंशन से निकलकर सीधे अपने आउट हाउस में गया। उस आउट हाउस में जो वेदांत का था, जिसे वेदांत ने खुद के लिए खरीदा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने अपनी सारी रणनीति बनानी शुरू कर दी। शिवांग की कल रात की बातें उससे याद आ रही थी और उससे उसे इतना तो पता चल गया था कि दिग्विजय राणा की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन छोटी बेटी के बारे में उसे पता चल गया था, जिसका नाम है शताक्षी राणा। उसने तय कर लिया था कि दिग्विजय राणा का बदला वो शताक्षी राणा से लेगा। भले ही उसके पिता नहीं चाहते कि दिग्विजय राणा से बदला लेने के लिए उसकी बेटियों को मोहरा बनाया जाए, लेकिन वेदांत यही चाहता था, खून का बदला खून से लिया जाए। और अब दिग्विजय राणा को अगर चोट पहुंचानी है तो उसकी बेटियों को इतना तोड़ना होगा कि दिग्विजय राणा का गुरूर न टूट जाए, उसका घमंड टूट जाए। बहुत नाज है दिग्विजय राणा को अपनी छोटी बेटी पर, और वेदांत इस इज्जत, इस रुतबे और इस घमंड को तोड़ेगा। वेदांत ये तय कर चुका था और तभी से शुरू हुई थी उसकी प्लानिंग, शताक्षी राणा की हर एक डिटेल्स निकलवाने की। इन 6 महीनों में उसने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली थी शताक्षी राणा के बारे में।
वेदांत को दिग्विजय राणा के बारे में 6 महीने पहले ही पता चल चुका था, जिस बारे में उसने अपने परिवार को भनक तक नहीं लगने दी थी। वो इन 6 महीनों में दिग्विजय राणा और शताक्षी राणा के बारे में हर एक डिटेल्स निकलवाने लगा था। उसे पता था कि दिग्विजय राणा अपनी छोटी बेटी को बिजनेस में लॉन्च करने वाला है और इसके पीछे ज़रूर उसका कोई ना कोई मकसद तो है, इसलिए वेदांत भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा था शताक्षी राणा की हर एक डिटेल्स निकलवाने में। और ठीक 6 महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई और जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही हुआ। 4 महीने पहले दिग्विजय राणा ने अपनी बेटी को बिजनेस वर्ल्ड में लॉन्च किया और इन 4 महीनों में शताक्षी राणा ने अपनी कंपनी को जिस ऊंचाइयों में पहुंचाया उसे देखकर वेदांत हैरान था, पर इस बात से उसे तसल्ली थी कि लड़की उसे उसके टक्कर की मिली हुई है और अब बदला लेने में ना उसे और भी मजा आएगा। जितनी तेज शताक्षी राणा है उससे कई ज़्यादा चालाक वेदांत है। ये बात वेदांत समझ चुका था, इसलिए तो उसने सामने से शताक्षी राणा को प्रपोजल दिया। खैर, शताक्षी राणा वेदांत के इस प्रपोजल से पूरी तरीके से अनजान ज़रूर थी, लेकिन उसे वेदांत सिंह राठौर कोई मामूली इंसान नहीं है ये बात पता थी। हर काम को करने के पीछे उसका कोई मकसद होता है, ये बात का अंदाज़ा उसे था। इसे शताक्षी राणा भी सोच समझकर कदम रख रही थी। काम करते करते वेदांत और शताक्षी का आमना सामना अक्सर हो रहा था। तो वहीं दूसरी ओर रुद्राक्ष और आद्रिजा के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी और दक्ष के दिमाग में प्लानिंग बननी भी शुरू हो गई थी कि वो आद्रिजा के सामने खुद को इनोसेंट बनाकर कावेरी को विलन कैसे बनाए। वहीं रुद्राक्ष खुराना इस बात पर नजर रखे हुए था कि दक्ष की किसी भी प्लान को वो कामयाब तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा, और अगर गलती से भी आद्रिजा दक्ष की बातों में आ गई तो उसने दक्ष की शादी करने का फैसला कर लिया तो वह इस शादी को तो बिल्कुल नहीं होने देगा। शादी के दिन रुद्राक्ष को भले ही भरे मंडप में दक्ष की जगह लेनी पड़े या फिर वीडियो चलवानी पड़े, पर वो आद्रिजा की शादी दक्ष से किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। वह ये बात तो उसने तय कर चुका था। खैर, कावेरी को अभी भी यही लग रहा था कि वह आद्रिजा को जला सकती है, पर वो इस बात से अनजान थी कि आद्रिजा अगर एक बार किसी चीज़ को छोड़ दे तो मुड़कर उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं करती। यहाँ तक कि आद्रिजा कावेरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। तो कावेरी की ये गलतफहमी कि आद्रिजा उसके प्यार पर नज़र डालेगी, ये तो मूर्खतापूर्ण ही थी। पर कावेरी को इस बात से, या ये कहो कि उसे तो बस अपनी जलन नज़र आ रही थी, बाकी चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहीं आद्रिजा को कोई फ़र्क ना पड़ता देख दक्ष बेहद हैरान था। दक्ष को ये लग रहा था कि वह आद्रिजा को ये यकीन कैसे दिलाए कि ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ कावेरी के ब्लैकमेल होने के कारण किया है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, पर रिया दक्ष को समझाए जा रही थी कि वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी जिससे आद्रिजा उनकी बातों में फंस जाए। खैर, दक्ष ने अपनी बहन की ओर कुछ इशारा किया और उस इशारे को देखकर रिया ने अपनी पलकें झपकाई और फिर आद्रिजा के पास जाकर वह आद्रिजा से बोली। रिया बोली, हेलो आद्रिजा, मुझे पहचाना? मैं दक्ष की चचेरी बहन हूँ रिया। तो वहीं आद्रिजा रिया की तरफ देखकर बोली। आद्रिजा बोली, ओह रिया, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें। दक्ष ने तुम्हारे बारे में कई बार बताया है। कैसी हो तुम और तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया? तभी रिया बोली, हाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तुम बताओ, तुम कैसी हो और खुश हो इस शादी से? तो वहीं आद्रिजा मुस्कुराते हुए बोली, खुश? बहुत खुश हूँ। आखिर मेरे 2 सबसे करीबी दोस्तों की शादी है, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? तभी रिया बोली, हाँ तुम्हारी खुशी तो बनती भी है, तुम्हारे दोस्तों की शादी है, पर ना जाने क्यों तुमने गौर किया या नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि भाई इस शादी से खुश हैं। तभी आद्रिजा बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रिया? दक्ष मेरे सामने, मेरे क्या इनफैक्ट सबके सामने कावेरी को प्रपोज कर चुका है। अरे जब वो कावेरी से प्यार करता है तभी तो वो ये शादी कर रहा है ना। तभी रिया बोली, कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है आद्रिजा। आद्रिजा, आई होप तुम मेरी बातों को समझोगी। वैसे भी तुम तो भाई की सबसे अच्छी दोस्त हो ना, तो क्या तुम समझ नहीं पाई कि ये शादी मोहब्बत में कर रहे हैं वो या फिर मजबूरी में कर रहे हैं? इतना कहकर रिया बिना आद्रिजा की बात सुने वहां से चली गई। रिया तो आद्रिजा को अपनी बातों को कहकर वहां से जा चुकी थी। वहीं आद्रिजा रिया की बात सुनकर हैरान थी। उसके दिमाग में अब कई सारे थॉट्स बनने शुरू हो गए थे। उसके चेहरे के बदलते भाव को देखकर रिया के चेहरे पर तो मुस्कान थी। तो वहीं थोड़ी ही दूर खड़ी रिया ने खुद के मन में ही खुद से कहा। रिया बोली, मेरा काम तो हो गया, मैंने आग लगा दी है, अब इस आग में घी डालकर इस चिंगारी को बढ़ाने का काम धीरे धीरे करना होगा। दक्ष भैया, अब आप ही कुछ कर सकते हैं।
इतना कहकर रिया ने दक्ष की ओर देखा। दक्ष जो कि रिया को ही देख रहा था, वो रिया का इशारा समझ चुका था और रिया का इशारा पाकर बहुत खुश था। उसे समझ आ चुका था कि रिया ने अपना काम कर दिया है, अब उसे वो करना है जो उन्होंने प्लान किया था मिलकर। तो वहीं रुद्राक्ष को एक कोने में खड़ा देख व्योम रुद्राक्ष के बगल में आ गया। रुद्राक्ष ने देखा कि उसके पास व्योम खड़ा है तो वह व्योम की तरफ देख कर बोला। रुद्राक्ष बोला, क्या बात है मिस्टर राठौर, आप यहाँ, कुछ काम है क्या? तभी व्योम रुद्राक्ष की तरफ देख कर बोला, यही सवाल मैं भी आपसे पूछने आया था कि आप अकेले क्यों खड़े हैं यहाँ, सब ठीक? लगता है आद्रिजा ने आपको अच्छी खासी डांट लगा दी है। तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए व्योम से बोला। रुद्राक्ष बोला, मिस्टर राठौर, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, पर सोच आपकी बहन के बारे में ही रहा हूँ। तभी व्योम बोला, कुछ और से क्या मतलब है आपका मिस्टर रघुराना, क्या सोच रहे हैं आप मेरी बहन के बारे में? तभी रुद्राक्ष बोला, ये सोच लीजिए कि मैं आपकी बहन के भले के बारे में ही सोच रहा हूँ। जैसे आपको आपकी बहन की चिंता है, वैसे ही मैं भी मिस ब्यूटीफुल ब्लू आइज़ की चिंता कर रहा हूँ। व्योम ये सुनकर मुस्कुरा उठा और रुद्राक्ष की तरफ देख कर बोला। व्योम बोला, खैर आपकी चिंता को मेरी बहन किस तरीके से लेती है ये तो उसी पर डिपेंड करता है, पर मुझे लगता नहीं कि आप इतनी आसानी से हार मान लेंगे। तभी रुद्राक्ष बोला, हार मानना होता तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझ पर इतना इंटरेस्टेड होते। पसंद तो मैं आपकी बहन को करता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी बहन को पसंद करता रहूं। तभी व्योम रुद्राक्ष की तरफ देख कर बोला। व्योम बोला, मैं जो सोच रहा हूँ वो कुछ गलत तो नहीं है मिस्टर खुराना। अपनी बहन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये सोचने का हक तो हर भाई का होता है, और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। ये सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तो इसका मतलब आपकी तरफ से हाँ है कि मैं आपके घर अपनी दादी को लेकर आ सकता हूँ? तभी व्योम बोला, मेरी तरफ से तो हाँ है, पर मेरे घर में और भी घर वाले हैं और आद्रिजा ना सबकी लाडली है। सोच लीजिए, राजस्थान की राजकुमारी को इतनी आसानी से आपको नहीं देंगे हम। तो वहीं जैसे ही रुद्राक्ष ने यह सुना तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए व्योम की ओर देखकर बड़ी ही विजयी मुस्कान के साथ बोला। रुद्राक्ष बोला, नहीं ले जाने देंगे तो उठा लेंगे आपकी बहन को। अगर आपकी बहन राजकुमारी है तो हम भी कहीं के राजा से कम नहीं हैं। वो तो राजसी राजपाट हमने छोड़ दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि राजगद्दी से भी हाथ धो बैठे हैं। बिजनेस वर्ल्ड में नाम है, पर अपनी रियासत और अपनी जड़ों को भूला नहीं हूँ मैं मिस्टर राठौर। तभी व्योम बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी जड़ों से अभी भी जुड़े हुए हैं और उन्हें भूले नहीं हैं। पर मिस्टर खुराना, मैंने भी आपके और आपके परिवार के बारे में ना काफ़ी कुछ सुना है। बेहतर होगा कि मेरी बहन को अपना बनाने से पहले आप मुझे और मेरे परिवार को अपने परिवार की उन बातों को क्लियर कर दें। जैसे ही रुद्राक्ष ने यह सुना तो उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। रुद्राक्ष कठोर भाव के साथ व्योम की तरफ देख कर बोला। रुद्राक्ष बोला, मिस्टर राठौर, जब आप इतना सब जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं अपने परिवार में सिर्फ अपनी बहन और अपनी दादी को ही अपना मानता हूँ। बाकी किसी से मेरा और मेरी बहन का कोई भी लेना देना नहीं है। तभी व्योम बोला, आपका लेना देना हो या ना हो, पर पूरी दुनिया जानती है कि आपके पिता कौन है। तभी रुद्राक्ष बोला, पूरी दुनिया मेरे पिता को जानती है तो ये भी जानती होगी कि सालों पहले मेरे पिता को हमारे घर से और हमारी पूरी जायदाद से और हमारी सियासत से बेदखल कर दिया गया था। सालों पहले ही मेरी सियासत का भावी उत्तराधिकारी और राजा घोषित हो चुका है। अब मेरे पिता ना ही सियासत में कोई हक रखते हैं और ना ही हम में से किसी की ज़िंदगी में। वो तो सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से वो हमारे साथ रहते हैं, नहीं तो उनका हमारे साथ रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता। रुद्राक्ष की ये बातें सुनकर व्योम को कुछ हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो रुद्राक्ष और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता था। बिजनेस वर्ल्ड में रहने के कारण खुराना फैमिली के बारे में बातें आम सी हैं, जिस बारे में व्योम ने भी सुना था। इसलिए उसने रुद्राक्ष से ये सवाल किया और रुद्राक्ष के जवाब को सुनकर व्योम रुद्राक्ष की ओर देख कर बोला। व्योम बोला, इतना गुस्सा है आपको आपके पिता पर कि आप उनके साथ रहना भी नहीं चाहते? रुद्राक्ष बोला, गुस्सा नहीं, मैं नफरत करता हूँ अपने पिता से, क्योंकि वो इसी लायक हैं। आपको सिर्फ वो बातें पता है जो दुनिया भर के लोग कहते हैं और जो लोगों ने कही सुनी है, और ये बात एक की 10 बनाकर पेश करते हैं, पर असलियत में तो मेरा परिवार जानता है। जब मैं आपके घर आऊँगा तो वो असलियत आपके परिवार वालों को बता दी जाएगी। मैं झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता कायम नहीं करता, और यकीन मानिएगा मिस्टर राठौर,
मैं अपने पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी परवरिश मेरी माँ ने की है और उसके बाद मेरी परवरिश और मेरे अंदर संस्कार मेरी दादी ने डाले हैं। मेरे पिता की परछाई तक मैंने अपने अंदर नहीं पड़ने दी है। मैं आपकी बहन से सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। आपको मेरे पिता या उसके परिवार से घबराने की या फिर इस बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कहीं मैं आपकी बहन के साथ कुछ बुरा ना कर दूँ। आपकी बहन मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे अपने साथ अपने घर में जब लेकर जाऊंगा तो आप सब लोगों को ये भरोसा दिला कर जाऊंगा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये सुनकर व्योम बोला, मिस्टर खुराना, मुझे नहीं पता कि आद्रिजा आपको पसंद करेगी या नहीं, पर अगर आद्रिजा की जिंदगी में कोई नहीं हुआ तो मैं आपकी तरफ से घर पर जरूर बात करूंगा। रुद्राक्ष ने व्योम की ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष बोला, थैंक यू सो मच मिस्टर राठौर, पर अभी आप बात मत करिएगा। मैं चाहता हूँ अभी आद्रिजा को थोड़ा समय मिले, वो मुझे समझे। इतनी जल्दी वो किसी से नहीं खुल पाती है और मैं उसे समय देना चाहता हूँ। मैं खुद आऊँगा आपके घर आपकी बहन का रिश्ता मांगने, आपके परिवार के सामने अपने परिवार को लेकर, तब आप मेरा सपोर्ट करिएगा। व्योम बोला, ठीक है, तब तक शादी इंजॉय करते हैं। तो ये सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आप शादी इंजॉय करिए और मैं शादी में होने वाले ड्रामे को इंजॉय करता हूँ। तभी व्योम बोला, ड्रामा? मैं कुछ समझा नहीं। तभी रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, जल्द ही समझ में आ जाएगा। वैसे आपकी बहन आपको कब से ढूंढ रही है और अगर वो अब आपको मेरे साथ देखेगी ना तो चिढ़ जाएगी, कहेगी कि मैंने उसके भाई को अपनी बातों में फंसा लिया है। व्योम ये सुनकर हंस पड़ा। उसके गालों में हंसते हुए पड़ने वाला डिम्पल उसकी हंसी को और ज्यादा निखार रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कोई था जिसे व्योम और रुद्राक्ष की ये नज़दीकियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इंसान उन दोनों को आपस में बात करता देख बिल्कुल खुश नहीं था, बल्कि गुस्से से तो उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। वो इंसान खुद से बोला, तुम्हारी ये बढ़ती नज़दीकियां यहाँ अच्छा संकेत नहीं दे रही। इससे पहले ये नज़दीकियां किसी और ही रिश्ते में बदल जाएं, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मेरा सिक्का जमे। मैं इतनी आसानी से खुद को हारने नहीं दे सकता। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने इस पोजीशन तक आने के लिए ताकि हर किसी की निगाहें मुझ पर टिकी रहें, लेकिन तुमने यहाँ आकर सारी लाइमलाइट अपने ऊपर बटोर ली है। इतना कहकर वो इंसान गुस्से से रुद्राक्ष और व्योम को घूरने लगा। रुद्राक्ष और व्योम आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनकी ये हंसी मजाक छिछोरापंती नहीं लग रही थी। तो वहीं खैर रिया की बातों का असर आद्रिजा पर किस तरीके से हुआ है ये तो सिर्फ आद्रिजा जानती है, क्योंकि उसके दिमाग में असर तो हो रहा था। आद्रिजा यही सोच रही थी कि क्या रिया ने जो कुछ भी उससे कहा वो सच है। इसके लिए उसने फैसला किया कि वो दक्ष से अच्छी तरीके से बात करेगी। हल्दी की रस्म हो जाने के बाद दक्ष अपने कमरे में था कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई आया है। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने आद्रिजा खड़ी थी। दक्ष आद्रिजा को देखकर वह मन ही मन में बेहद खुश था। वह आद्रिजा की तरफ देखकर बोला, दक्ष बोला, आद्रिजा तुम यहाँ, क्या हुआ? तभी आद्रिजा बोली, यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ दक्ष कि क्या हुआ है? अचानक तुमने शादी का प्लान बनाया, मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम खुश तो हो ना इस शादी से? तभी दक्ष मायूस होते हुए बोला, क्या फ़र्क पड़ता है आद्रिजा मेरे खुश होने से या ना होने से? मेरी फैमिली बहुत खुश है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कावेरी और उसके पिता बहुत खुश हैं इस शादी से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दक्ष की ये बातें सुनकर आद्रिजा हैरान थी। उसे अब रिया की कही बातें सच लगने लगी थी। जो कुछ भी उसे रिया ने कहा वो बातें एक बार फिर उसके दिमाग में घूमने लग गई थी। आखिर दक्ष की ये बातें सुनकर क्या रिएक्शन होगा आद्रिजा का? क्या वह आ जाएगी दक्ष के बिछाए इस जाल में या फिर होगा कहानी में कुछ और तमाशा? साथ ही में इन सब से क्या तूफान आने वाला है आद्रिजा की जिंदगी में, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।